तो स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो आप सभी दोस्तों बढ़िया होंगे, अच्छे से आपने तैयारी कर रहे होंगे, अपना जो टारगेट है उससे कंप्लीट करते चल रहे होंगे। ग्राम विकास अधिकारी का आपका री एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का आपका यहाँ पर एग्जाम है, सचिवालय रक्षक का आपका री एग्जाम है। तो इन सभी एग्जाम की आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इसमें जो आपका टारगेट है साहित्यकार वाला पोर्शन, वह भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे और एग्जाम से पहले कंप्लीट कर भी देंगे। तो उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 100 एमसीक्यूज का यह सेट है। 40 एमसीक्यूज के टेस्ट हमने परसों की क्लास में आपको प्रोवाइड करवाए थे। 60 क्वेश्चन आज की क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे और 100 एमसीक्यूज का जो हिंदी साहित्यकार वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी वाली क्लास बिल्कुल पहले ही हमने कंप्लीट कर दी है। एमसीक्यूज वाली क्लास आज हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। रही बात दोस्तों बिनसर वाली क्लास, थोड़ी देर में इसकी क्लास भी आएगी। चलेंगे आज का अपने क्वेश्चन से और अपना टारगेट याद करके चलेंगे। देखिए टेस्ट हम यहाँ पे जरूर आपके सामने फॉर्मेट में रख रहे हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा यहाँ पे आपको याद कराना है। तो याद करते चलिएगा, हम याद आपको कराते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 441 देखिए, राहुल संकृत्यायन जी को किस रचना के लिए वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? काफी अच्छा यह प्रश्न है और इसका सही आंसर आपको देना है। राहुल संकृत्यायन जी को किस रचना के लिए वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य एशिया का इतिहास। ये यहां पर सही है। अब सुनिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां पर टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि हम आपको याद करवाएं, तो केवल फोकस यही रखिए, तभी जाके आपको याद भी होगा। तो देखिए 1893 में इनका जन्म होता है पंधा गांव, कहां पर? ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनका जो ननिहाल का गांव है वो होता है पंधा गांव और पैतृक जो गांव होता है वो कनेला होता है। और कनेला की कथा नामक के बाद में एक रचना भी लिखते हैं राहुल संकृत्यायन जी। इनका उपनाम महापंडित है। उपनाम क्या है? महापंडित है। और इनको दोस्तों केदार पांडे यहां पर इनका मूल नाम था। मूल नाम केदार पांडे, उपनाम महापंडित। और इन्होंने दोस्तों यहां पर बौद्ध धर्म को बाद में अपना लिया था। इंपॉर्टेंट सुनिए कहानी को। देखिए दोस्तों साहित्यकार आपको कंप्लीट करा रहे हैं 100 एमसीक्यूज के माध्यम से। थ्योरी वाली क्लास ऑलरेडी कंप्लीट है। कहानी अब यहां पर देखिए राहुल संकृत्यायन जी की, 7वीं के बच्चे, वोल्गा से गंगा। और यहीं पर बात करें कनेला की कथा, जो उनका पैतृक गांव था उस पर उन्होंने लिखी है, और बहुरंगी मधुपुरी। तो ये 4 कहानी हो गया है और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपने देखी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 442, 443। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 442, 442 प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 442 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1880 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 443, कौन सा प्रेमचंद जी का एक उपन्यास नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी का एक उपन्यास नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करबला नहीं है। क्यों नहीं है? करबला दोस्तों ये प्रेमचंद जी का ही है, लेकिन करबला क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। तो प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प और करबला एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर नाटक है। अब यहां पर प्रेमचंद जी के बारे में पढ़िए मेरे साथ, सुनिए दोस्तों। मूल नाम इनका क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था और जन्म इनका होता है 1880 में। जन्म कब होता है? 1880 में इनका जन्म होता है। लमही गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। एनसीईआरटी का दोस्तों ये पेज है जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी उपन्यास है। फिर से सुनिएगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके 6-7 महत्वपूर्ण उपन्यास है। सोझे वतन, मानसरोवर जिसके 8 खंड है, गुप्तधन, ये सभी क्या है? कहानी संग्रह है। 3 कहानी संग्रह देख लिए हैं, सोझे वतन, मानसरोवर और गुप्तधन। बाकी दोस्तों करबला देखिए, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये सभी क्या है? नाटक है। और निबंध की बात करें तो कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध है। और 1936 में इनका निधन होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रेमचंद से बातें इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखनी है। पिता का नाम अजय लाल था, अजय लाल था, और माता का नाम आनंदी देवी था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 44-45। प्रेमचंद के फटे जूते, यह रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 444, प्रेमचंद के फटे जूते नामक जो रचना है यह किसने लिखी है? 444 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हरिशंकर परसाई जी यहां पे सही है। और यहां पर आपको क्या याद करना है, सुनिएगा।
प्रेमचंद जी की जीवनी पर दो महत्वपूर्ण जीवनियां हैं। एक लिखी है उनके पुत्र ने जो अमृत राय थे, कलम का सिपाही नाम से। दूसरी जीवनी उन्हीं की पत्नी ने लिखा है जिनका नाम शिवरानी था, प्रेमचंद घर में है। तो दो जीवनियां हैं, एक है कलम का सिपाही, एक है यहां पर प्रेमचंद घर पे है। प्रेमचंद घर पे है शिवरानी जी द्वारा लिखा गया है, और कलम का सिपाही उनके पुत्र जो अमृत राय जी है उनके द्वारा लिखा गया है। और हरिशंकर परसाई जी के द्वारा प्रेमचंद के फटे जूते नामक एक निबंध लिखा गया है। तो इसे याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 445, पश्चिम जर्मन पर उड़ती एक नजर, क्या हाल है चीन के, और लखनऊ मेरा लखनऊ। तो ये तीन यहां पर यात्रा स्मरण है। पश्चिम जर्मन पर उड़ती नजर, क्या हाल है चीन के, और लखनऊ मेरा लखनऊ। ये तीन स्मरण एक साथ में आपके सामने रख लिए हैं, जिससे कि आप इन तीनों को अभी याद कर लोगे। पश्चिम जर्मन, क्या हाल है चीन के, लखनऊ मेरा लखनऊ। तो ये मनोहर श्याम जोशी जी के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर, लेकिन उससे पहले मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्या हाल है चीन के, उड़ती जर्मनी पर नजर, लखनऊ मेरा लखनऊ। ये तीन इनके यात्रा संस्मरण है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 446, 447। देखिए दोस्तों, हमारा टारगेट क्या है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जामिनर कहीं से भी पूछेगा तो सिलेबस है ही ना, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 446वां क्वेश्चन है, सुनहु तात यह अमर कहानी नामक आत्मकथ्य किसकी है। 446वां क्वेश्चन है, सुनहु तात यह अमर कहानी नामक जो आत्मकथ्य है, यह किसकी रचना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोरा पंत सिवानी जी की यह रचना है। ध्यान से सुनिएगा, सुनहु तात ये अमर कहानी जो ये रचना है ना, ये आत्मकथा प्रकार की है। गोरा पंत सिवानी जी इनकी यह रचना है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मन्नू भंडारी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित कब किया गया था। मन्नू भंडारी जी को व्यास सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 47 की बात करें तो ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन सी, 2008 में दिया गया था। देखिए दोस्तों, यहां पर इनकी आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथा है जो एनसीईआरटी में दी गई है, आपके 11 या 12वीं किताब में दी गई है। और इसी रचना के लिए वर्ष 2008 में इन्हें क्या दिया जाता है, मन्नू भंडारी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 48, 49, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है। एक बहुत ही यहां पर मार्मिक यहां पर ये रचना है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राजेश जोशी जी की यह रचना है। राजेश जोशी जी की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 449, स्मृति एक दूसरा समय, यह रचना किसकी है। स्मृति एक दूसरा समय। देखिए, कल हमने हमारा जो मंगलेश डबराल जी है ना, उनके बारे में लगभग सभी बातें बता दी थी। एक क्वेश्चन छूटा था वहां से, यहां पर एक दो क्वेश्चन छूटे थे, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो मंगलेश डबराल जी यहां पे सही है। स्मृति एक दूसरा समय इनके द्वारा लिखी गई अंतिम रचना है। अंतिम रचना है स्मृति एक दूसरा समय। इसके बाद इनका निधन हो जाता है। तो मंगलेश डबराल जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे 450, 451 और 452। देखिए, छायावाद के चार स्तंभ में कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देख रहे होंगे, छायावाद के चार स्तंभ में कौन शामिल नहीं है। तो चार स्तंभ छायावाद के कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और यहां पर दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावाद के चार स्तंभों में नहीं गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, निम्न में से कौन सी रचना गोरापंत सिवानी जी की नहीं है। कौन सी रचना गोरापंत सिवानी जी की नहीं है। कहंजा, लाल हवेली, 14 फेरे, विपात्र। क्वेश्चन नंबर 51, और आप यह भी याद कीजिएगा, कल की परसों की क्लास में आपको बताया था, विपात्र जो ये है, यह रचना तो मुक्तिबोध जी की है। किसकी रचना है, मुक्तिबोध जी की है। गजानंद माधव मुक्तिबोध जी की ये रचना है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही है। गोरापंत सिवानी जी का जन्म कब होता है। गोरापंत सिवानी जी का जन्म होता है 1923 में। ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले गोरापंत सिवानी जी के बारे में देखिए। 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट में यानी गुजरात में इनका जन्म होता है। 1923 में 2003 में इनका निधन होता है। इनकी पुत्री का नाम होता है मृणाल पांडे। क्या होता है, पुत्री का नाम मृणाल पांडे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी साहित्यकार रह चुके हैं। और अश्विनी कुमार पांडे इनके पिता का नाम होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पे देखिए, 1982 में शिवानी जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1982 में। और अल्मोड़ा से दोस्तों ये संबंधित थी, तो नटखट नामक एक बाल पत्रिका में इन्होंने इसका संपादन का कार्य किया था। उपन्यास सुनिए, विष कन्या,
पूतो वाली, केंजा, अतिथि, 14 फेरे आपको यहां पर दिखेंगे, कृष्णकली, चल खुसरो घर आपने, गेंदा। तो फिर से सुनिएगा, एक हो गया बिस्कन्या, केंजा, 14 फेरे, पूतो वाली, अतिथि, कृष्णकली, चल खुसरो घर आपने और गेंदा। तो ये उपन्यास है शिवानी जी के, गोरापंत शिवानी जी के ये उपन्यास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोरापंत शिवानी जी हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें याद करके चलना है हर एक चीज। रति बिलाप, चिर स्वयंवरा, ये भी इनकी रचना है। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो कहानी संग्रह में एक इंपॉर्टेंट है, वह है लाल हवेली, रथ्य और यात्रा वृत्तांत में केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, चरयति यात्रिक, चरयति यात्रिक, ये इनका यात्रिक वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 453। देखिए यूके एसएससी आपको क्या करता है कि बीच की पंक्ति उठा के देता है, तो हमने भी आपके लिए उठाया है, आप इसका आंसर बताइएगा। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही हो। अब बताइए ये पंक्ति किसकी है, हट नहीं रही हो। कल भी दोस्तों आपको डिस्कस करवाया था, याद होगा, हट नहीं रही हो, अट नहीं रही हो, अट नहीं रही हो, है ना। तो अट नहीं रही हो कल की आपको बताया था कि ये एक कविता है, अट नहीं रही हो, हट नहीं रही हो, समझ गए होंगे ये इसी कविता का भाव होगा, और यह लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 पे, घेर घोर गगन धराधर, ललित ललित काले घुंघराले। अब फिर आप समझ चुके होंगे, है कि नहीं। देखिए घेर घोर गगन धराधर और ललित ललित काले घुंघराले, मतलब किसकी बात हो रही है भाई साहब, ये तो बादल की बात हो रही है। और बादल, बादल रचना किस चीज की है, किसकी है बादल रचना, तो आप कहोगे सर बादल रचना तो है बादल राग, हमें याद आ रहा है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहां पर सही है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 455, 456, 457, इसका आंसर आपको देना है 457 का, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेमचंद के फटे जूते की विधा क्या है, मैंने शायद अभी आपको पीछे क्लास में डिस्कस भी कर दिया है। ये क्वेश्चन मैं पूछा था ना कि किसने लिखी है, हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है, और इसकी विधा क्या है यह भी मैंने बताया था। तो ध्यान से सुना होगा तो निश्चित ही आप इसका आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर बिना गलती किए, बिना तुक्के मारे 455 की बात करते हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये किसकी रचना है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नया काव्य सौंदर्य, नया 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 आपको कहीं पर दिखे तो सीधा चले जाना ऑप्शन नंबर बी पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नया 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 कहीं पर आपको दिखे ना तो ये चले जाना गजानन माधव मुक्तिबोध को, नए पत्ते वाले को छोड़कर। नए पत्ते क्योंकि किसकी है, तो निराला जी की है। तो यहां पर जो नई कविता है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नया सौंदर्य शास्त्र, नई कुछ यहां पर है, तो ये आपको गजानन माधव मुक्तिबोध के मिलेंगे। चलेंगे 456 का, विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना किसकी है, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो देखिए दोस्तों यह रचना है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलो इससे पहले यहां पर देखिए, विकलांग श्रद्धा के दौर की बात करें तो हरिशंकर परसाई जी इसका रचना है ना। अब यहां पर देखिए जो गजानन माधव मुक्तिबोध है ना, इनकी दो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक यहां पर आप देख रहे हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी। तो ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं, ये आपको मिलेंगी गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो एक बार जूम कर लेता हूं जिससे आप पढ़ पाए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी। अब देखिए यहां पर विकलांग श्रद्धा का दौर आपने देख लिया है, हरिशंकर परसाई जी का है, और प्रेमचंद के फटे जूते यह निबंध है। हरिशंकर परसाई जी की बात करते हैं, देखिएगा हरिशंकर परसाई जी के निबंध, देखिए ये निबंधकार थे, बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार थे। ये एक क्या थे, व्यंग्यकार थे, व्यंग्यकार। तो व्यंग्यकार थे, तो व्यंग के जैसे ही रचना आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों आपको आइडिया कैसे लगाना है, आइडिया ऐसे लगाना है, जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो एक व्यंग्यकार हैं, तो व्यंग जैसी रचना ही आपको देखने को मिलेगी। प्रेमचंद के फटे जूते, पग डंडियों में जमाना, भूत के पांव पीछे, क्या कर रहे हैं, एक व्यंग कर रहे हैं। बेईमानी की परत, तब की बात कुछ और थी, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है। देखिए दोस्तों सभी अगर याद नहीं होता तो प्रेमचंद के फटे जूते बेहद इंपॉर्टेंट है, पग डंडियों में जमाना यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत इन्हें भी अगर आप याद कर पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट दो तो याद करके ही चलना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 458, 459 और 460। 458 क्वेश्चन है, हिंदी कविता में छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो कवि थे, साहित्यकार थे, वह कौन थे। 428 का क्वेश्चन, 458 का राइट आंसर। तो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है,
हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है? एक हिंट मैं आपको देता हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ कहा जाता है किसे? उन्हें कहा जाता है जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, है ना? ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें कहते हैं ना प्रकृति का सुकुमार कवि। और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो हमारे उत्तराखंड से हैं, तो इनकी तिथि हमें मालूम होनी चाहिए। और इनका होता है 1900 को। कब होता है? 1900 को। मंथ की बात करें तो मंथ होता है मई और तारीख होती है 20। तो 20 मई 1900 को इनका जन्म कौसानी में होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पे देख लीजिए सुमित्रा नंदन पंत जी की हम बात करते हैं। 1900 में 20 मई 1900 को कौसानी में इनका जन्म होता है। हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्स इन्हें कहते हैं। प्रथम व अंतिम छायावादी रचना क्रमशः इनकी उच्छ्वास और गुंजन है। पहली छायावादी रचना उच्छ्वास, अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन है। तो उच्छ्वास और गुंजन रचना किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। साहित्य का देवता नामक निबंध किसने लिखा है? साहित्य का देवता नामक रचना किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 461। साहित्य का देवता नामक जो निबंध है यह माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। ऑप्शन डी यहां पर सही है। दो सुखों का एक सुख नामक कहानी किसकी है? दो सुखों का एक सुख। तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, शैलेश मटियानी जी यहां पर सही है। दो सुखों का एक सुख, शैलेश मटियानी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 463। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूकेपीएससी ने हाल ही में आपको यह प्रश्न पूछा था कि जो यहां पर जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है ना एक रचना दी थी, और उस रचना का नाम था हिम किरीटनी। पूछा था यह रचना किसकी है? तो यह रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। इसी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को सबसे पहले 1943 में जो यहां पर देव पुरस्कार है वो दिया जाता है। और हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले साहित्यकार थे वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे। एक भारतीय आत्मकथा इन्हें कहते हैं। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आपने बार बार सुनी होगी। केदी और कोयल, यह भी इनकी रचना है। तो सभी ये रचनाएं इनकी हैं, सभी आपको याद करके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 464। एक भारतीय आत्मा, तो अभी आपने सुन लिया है, इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। और निम्न में से किस पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था? तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभा। तो देखिए दोस्तों यहां पर अब थोड़ा सा व्याख्या देखिए, मेरे साथ याद कीजिए। मेरा मकसद दोस्तों यहां पर आपका टेस्ट लेने से ज्यादा आपको याद कराने का है। तो जो भी हमसे जुड़े हैं याद करके चलिएगा। देखिएगा 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म होता है। 4 अप्रैल 1889 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है। 1968 में इनका निधन हो जाता है। और 1968 दोस्तों ये वही तिथि है, 68 वही तिथि है जब सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है। पंडित जी इनका उपनाम है। ठीक है। और महापंडित हमने अभी देखा था, वो किनका उपनाम था? राहुल संकीर्तन जी का था। प्रभा पत्रिका का संपादन 1913 में, करमवीर पत्रिका और प्रताप पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। और 1963 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी से इतनी बातें हैं। सुनिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां पर यह होता ना कि हम पढ़ने के लिए तो हम किताबों से पढ़ लेते हैं। जब हम किताबों से पढ़ लेते हैं उसके बाद किसी के मुख से हम अगर इस चीज को सुन लेते हैं तो वे चीजें हमें जल्दी याद होती है। तो जल्दी याद हो इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। तो याद कीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। ग्राम विकास अधिकारी की सीट आपकी है, फॉरेस्ट गार्ड की सीट आपकी है, सचिवालय रक्षक की सीट आपकी है। बस पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। निबंध देखिए दोस्तों, साहित्य का देवता इनका है, साहित्य का देवता इनकी रचना है। अमीर इरादे गरीब इरादे, प्रश्न पूछूंगा मैं भी आपको पीछे, दोनों यहां पर प्रश्न में रखे हैं। साहित्य का देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये निबंध है। किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। और कृष्णा अर्जुन एक नाटक है, कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक, यह भी किसका है? ये इन्हीं का है। तो दोस्तों यहां पर इतनी बातें हैं। इसके अलावा शिशुपाल वध भी इनकी एक रचना है। कला का अनुवाद और वनवासी नामक भी इनकी एक रचना है। और यहां पर देखिए दोस्तों, जो चीजें अभी आपको बताई थी, हिम किरीटनी, इसके लिए 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिम तरंगिणी जो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुष्प की अभिलाषा, वेणु लो गूंजे धरा, केदी और कोयल, दीप से दीप जले
और बसंत मनमाना, मरण ज्वार, ये सभी इनकी रचना है। तो सभी तो शायद आप मुश्किल कर पाओगे, लेकिन एक बार पढ़कर चलना, पढ़ने में दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, पढ़कर आपको चलना है। और सुनिएगा दोस्तों, 1943 में अखिल भारतीय जो हिंदी सम्मेलन होता है, इसके ये अध्यक्ष रहते हैं। पंडित जी इनका उपनाम है। और भोपाल का जो माखन लाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, ये इन्हीं के नाम पर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 466, 467 और 468, 466 क्वेश्चन है आपके लिए। छोटे छोटे पक्षी किसका नाम है? यूकेएसएससी का ये प्रश्न है, यूकेएसएससी आपको पूछ चुका है। छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना है? तो यह रचना है ऑप्शन नंबर सी, शैलेश मटियानी जी की रचना है। संगतकार नाटक किसका है? संगतकार, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको फिर पूछूंगा मैं थोड़ी देर में। संगतकार नामक जो कविता है, ये किसकी है? तो यह कविता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मंगलेश डबराल जी की है। एनसीईआरटी में है, इसलिए स्पेशल ध्यान रखना है। और शैलेश मटियानी जी के कोई भी 5 उपन्यास आप बताइए कौन कौन से आपको याद हैं। देखिए दोस्तों, शैलेश मटियानी जी ने इतने सारे उपन्यास लिखे हैं ना, इन्हें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रश्न ज्यादातर यहीं से पिकअप कर लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने ज्यादा लिख दिए हैं। तो हमें याद करके चलना है, और कैसे याद करना है मैं आपको यहां पर कोशिश करता हूं याद कराने की। देखिए, बोरीवली से बोरी बंदर तो ये सभी जानते हैं। छोटे छोटे पक्षी, यह भी इन्हीं का है। कबूतर खाना, मुठभेड़, तो मुठभेड़ भी दोस्तों इनका एक उपन्यास है। सावित्री, डोरे वाली, एक मूठ सरसों, किस्सा नर्मदा बेन गंगू का, चौथी मुट्ठी, हौलदार, चिठिर सेन, जल तरंग, बर्फ गिर चुकने के बाद, आकाश कितना अनंत है, बेहद इंपोर्टेंट रचना है, यह पूछी जा चुकी है एग्जाम में। नागवली, चंद औरतों का शहर, माया सरोवर, सर्पगंधा, भागे हुए लोग, रामकली और 52 नदियों का संगम। फंस गए होंगे कि इतने सारे उपन्यास हम कैसे याद करेंगे। तो सुनिएगा दोस्तों, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिक हम आपके लिए कोशिश करते हैं। देखिए बोरीवली से बोरी बंदर तो मुंबई, जैसे कि आप सभी जानते हैं। देखिए, जब हम मुंबई की बात करते हैं ना, मुंबई की, तो गंगूबाई नाम कहां से हमें पता चलता है कि गंगूबाई, बाई मतलब हमें लगता है कि यह महाराष्ट्र नाम है, तो गंगूबाई महाराष्ट्र है। माया सरोवर, माया नगरी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो माया नाम मुंबई से रिलेटेड हो गया है। और नाग और सर्प दोस्तों आपको ध्यान रख लेना थोड़ा। तो देखिए, गंगूबाई, माया सरोवर, बोरीवली से बोरी बंदर, ये 3 नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुंबई से रिलेटेड है, बोरी से बोरी बंदर तक है, तो ये इनकी रचना होगी। ट्रिक आप यहां पर देखिए, ट्रिक क्या है? 52 छोटे छोटे पक्षी कबूतर खाने से आजाद होकर अनंत आकाश में डेरा डाल रहे हैं। पहली ट्रिक यह है शैलेश मटियानी जी के उपन्यास को याद करने की। क्या है? 52 छोटे छोटे पक्षी कबूतर खाने से आजाद होकर अनंत आकाश में डेरा डाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, डेरा डाल रहे हैं, तो डोरे वाली यहां पर आ जाएगी। आकाश में, अनंत आकाश में, आकाश कितना अनंत है, आजाद होकर, यहां पर आपको देखेगा दोस्तों, यहां पर देखिए, कबूतर खाना, छोटे छोटे पक्षी, 52 नदियों का संगम, तो ये सभी रचनाएं आपको याद हो जाएगी। फिर देखिए, एक लास्ट ट्रिक यहां पर है कि एक मुट्ठी सरसों के लिए सावित्री, रामकली और चंद औरतों के बीच मुठभेड़ हो गई, हौलदार के आने के बाद मामला शांत हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने याद करने के लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। एक मुट्ठी सरसों के लिए सावित्री, रामकली और चंद औरतों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, और फिर हवलदार आता है, हौलदार साहब आते हैं, और तब जाके मामला शांत करते हैं। तो एक मुट्ठी सरसों, सावित्री, रामकली, चंद औरतों का शहर, मुठभेड़, हौलदार, ये सभी उपन्यास है शैलेश मटियानी जी की। तो याद कीजिएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 469, हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हिलमैन नामक, देखिए ये जो पत्रिका थी ना, ये हस्तलिखित थी, यानी पांडुलिपि थी, यानी हस्त से लिखते थे। तो यह लिखी थी पीतांबर दत्त बड़तवाल जी ने। ऑप्शन बी यहां पर सही है। पीतांबर दत्त बड़तवाल जी का जन्म कहां पर हुआ था, किस जनपद में हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 470, और आप तो यह भी बताइएगा कि कहां पर हुआ था, कब हुआ था, डेट भी बताइएगा। तो पीतांबर दत्त बड़तवाल जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में होता है, और पाली गांव में होता है। और कहीं कहेंगे कि पाली गांव कौन सा वाला, तो पाली गांव लेंसडौन वाला। लेंसडौन के पाली गांव में पीतांबर दत्त बड़तवाल जी का जन्म होता है। और पीतांबर दत्त बड़तवाल जी को हिंदी में डिलीट की उपाधि कब दी गई थी? तो यह तो दोस्तों एवरग्रीन क्वेश्चन है, 471 वाला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1933 यहां पर सही है। अब यहां पर देखिए, पीतांबर दत्त बड़तवाल जी की 1901 में पाली गांव में इनका जन्म होता है। 1901 में पाली गांव लेंसडाउन पौड़ी में इनका जन्म होता है। 1944 में इनका निधन भी हो जाता है, यानी बहुत कम उम्र में इनका निधन हो जाता है। शुरुआत में अंबर, पीतांबर, अंबर, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये रचना करते थे। मनोरंजनी, हिलमैन, ये 2 पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। अब यहां पर देखिए कि 1933 में डिलीट की उपाधि लेने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे।
और इनका जो ग्रंथ था वो ये था कि हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। तो ध्यान रखिएगा ये इनकी रचना है। बाकी दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी पर इन्होंने लिखा है रूपक रहस्य, जो बेहद इंपॉर्टेंट रचना है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूकेएसएससी यूकेपीएससी में। रूपक रहस्य किसकी है? पीताम्बर दत्त बरतवाल जी की। गोरखवाणी, नेपाल साहित्य का इतिहास, है ना, ये सभी इनकी रचना है। तो रूपक रहस्य गोस्वामी तुलसीदास जी को स्पेशल ध्यान रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहां पे देख सकते हैं कि 1918 में पुरुषार्थ मासिक पत्र में इनकी 3 कविताएं सुशील, कपट और विकट, सुशील, कपट और विकट और माधवी प्रकाशित हुई थी। तो 3 कविताएं इनकी है, सुशील, कपट, विकट और माधवी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 472। तो देखिए दोस्तों यहां पर पीडीएफ की बात है, पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हर बार नियम रहता है कि वीडियो के आपको लगभग पीडीएफ मिलेगी एक दिन के भीतर, जिसका पीडीएफ का लिंक केवल एक दिन ही एक्टिव रहता है, उसके बाद नहीं रहता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पर पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर टच कीजिएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद नहीं है दोस्तों, उसके बाद अगर कोई लेना चाहता है तो पेड में रहेगा, तो पेड ले सकते हैं। 99 का कोर्स है, उन्हें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी जो सभी हैं। रूपाब नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया था, तो रूपाब नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों जो 99 वाला कोर्स है ना वो यहाँ पर अक्टूबर, जो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तब तक एक्टिव रहेगा। उसके बाद जो हमने ग्रुप बनाया था वो डीएक्टिवेट कर देंगे, और उस समय तक आपको अभी तक की हमारी जितनी क्लासेस हुई है उन सभी की पीडीएफ मिलेगी। तो 472 का क्वेश्चन है, रूपाब नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया था। तो रूपाब की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत जी, और चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन यहां पर अब सुमित्रा नंदन पंत जी की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास। अब यहां पर देखिए ग्राम्य, कला बूढ़ा चांद और चिदंबरा, तो ये सभी रचनाएं हैं यहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी की। और 1958 में ये चिदंबरा प्रकाशित की जाती है, और 10 साल बाद 1968 में इन्हें क्या दिया जाता है, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास, ग्राम्य साहित्य अकादमी पुरस्कार कला व बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक बात और देखिए, 1961 में सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। कब? 1961 में, ठीक है। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, 1960 में कला बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और लोकायतन जो रचना है इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, यह इन्हें दिया जाता है। और यहां पर दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत बिथिका नाम से इनका एक संग्रहालय है जो आपको कोषानी में मिलेगा, इनकी जन्मस्थली में आपको मिलेगा। दाजू नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? दाजू नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? दाजू नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो दाजू जो है वो आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर ए, शेखर जोशी जी की रचना है। नौरंगी बीमार किसकी रचना है? यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, और यह भी आपको मिलेगा शेखर जोशी जी का। शेखर जोशी जी का जन्म कब और कहां हुआ था यह आपको बताना है। तो शेखर जोशी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो शेखर जोशी जी हमारे उत्तराखंड से हैं, इसलिए इनका जन्म तिथि भी हमें मालूम होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा 1932 ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। सितंबर 1932 ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। इन्हें 2-3 पुरस्कार दिए जाते हैं। 1995 में साहित्य भूषण, पहल सम्मान 97 में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 1987 में। इनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है, अथ मूसक आवाज, मेरा पहाड़ और चीटे पर। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है जो बेहद इंपॉर्टेंट है शेखर जोशी जी की। और कहानी की बात करते हैं तो दाजू कहानी तो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नौरंगी बीमार, गलता लोहा तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है गलता लोहा पर आप ध्यान रखिएगा। और गलता लोहा एक जातिगत विषय पर है जिसके पात्र भी आपको ध्यान रखने लेना है, मोहन, बंसीधर और धनराम। ये 3 यहां पर क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। और जो लोहार होता है ना वो धनराम होता है। बाकी अगर आप यहां पे देखोगे, जैसे बात करें, इनका एक शब्द चित्र भी है, एक पैर की याद, और प्रथम साक्षात्कार, मेंटल गाइड, हलवाहा, ये सभी इनके हैं। देखिए कोसी का घटवार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे स्पेशल कीजिएगा। कोसी का घटवार, तो यह भी किसकी रचना है? ये भी हमारे जो यहां पर शेखर जोशी जी हैं इनकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये हो गया है, शेखर जोशी जी वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है।
अगला क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मिल गया है। एक बार आयोवा नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? तो देखिए दोस्तों, ये मंगलेश डबराल जी का है। संगतकार नामक जो रचना है वो किसकी है? संगतकार, संगतकार। तो अभी आपको याद हो चुका होगा, यह रचना है मंगलेश डबराल जी की। ऑप्शन डी यहां पे सही है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार आयोवा यात्रा वृत्तांत है मंगलेश डबराल जी की। इन्हें पुरस्कार दिए गए थे 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, पहल सम्मान 1996 में, और 2000 वाला तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और एक प्रश्न आपको हमने कल की क्लास में डिस्कस कराया था, मंगलेश डबराल जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये आपके लिए प्रश्न दोस्तों कमेंट बॉक्स के लिए है, क्वेश्चन का आंसर लिखेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है 279 और 280, दो सुखों का एक सुख, और यहां पर है कौन सा साहित्यकार विकल्प और जनपक्ष पत्रिका का से जुड़े हुए थे? तो 479 का राइट आंसर आपको मिलेगा सी, शैलेश मटियानी। यहां पर सही है, शैलेश मटियानी दोस्तों यहां पर सही है। साहित्यकार विकल्प में जनपक्ष पत्रिका से जुड़े कौन थे? शैलेश मटियानी जी यहां पर जुड़े हुए थे। तो दोनों पत्रिकाओं से शैलेश मटियानी जी जुड़े हुए थे। अब जरा शैलेश मटियानी जी की बात करते हैं। देखिए, जनपक्ष और विकल्प, इन दो पत्रिकाओं से ये जुड़े हुए थे। रमेश, देखिए शैलेश मटियानी जी का मूल नाम था रमेश सिंह मटियानी, रमेश सिंह मटियानी इनका मूल नाम था। 1931 में इनका जन्म अल्मोड़ा के बाड़े छीना में होता है, और फणीसर नाथ पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। मुठभेड़ भी दोस्तों इनका एक उपन्यास होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए, ये सभी देखिए शैलेश मटियानी जी की हम बात करते हैं ना, दो सुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियां, महाभोज, और प्यास और पत्थर, जंगल में मंगल, भेड़ और गडरिये, एक शब्द नदी, एक शब्द हीन नदी, मेरी प्रिय कहानी, और पोस्टमैन। तो देखिए दोस्तों, ये इनकी कहानी है, जरा इन्हें भी जरा याद कीजिएगा। दो सुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियां, बर्फ की चट्टाने, महाभोज। इसके महाभोज तो स्पेशल ध्यान रखिएगा, इनके लिए इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और महाभोज का एक रचना उनकी भी है जो मन्नू भंडारी जी हैं। और देखिए दोस्तों, कागज के नाव, राष्ट्रभक्ति का सवाल, मुख्य धारा के सवाल, जनता और साहित्य, और लेखक की हैसियत से, देखिए ये इनके निबंध संग्रह है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 481 482, सिल्वर वेडिंग नामक जो रचना है ये किसकी है? और सिल्वर वेडिंग जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो सिल्वर वेडिंग जो रचना है दोस्तों, ये मनोहर श्याम जोशी जी की है। और सिल्वर वेडिंग के जो मुख्य पात्र है वो यशोधर बाबू जी है। आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माता का नाम क्या था? अब थोड़ा डीप लेवल मैंने पूछ लिया यहां पर। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी जी का। किसका रचना है? मन्नू भंडारी जी का है। और यहां पर अगर बात करते हैं ना, तो इनकी माता का नाम शकुन था। ध्यान रखिएगा, देखिए जब इस पात्र की बात करते हैं तो बंटी तो मुख्य पात्र था, शकुन बंटी की माता का नाम होता है, अजय बंटी के पिता का नाम होता है, और डॉक्टर जोशी बाद में एक दूसरे व्यक्ति बनते हैं जिनके साथ जो यहां पर शकुन है इनका दूसरा विवाह होता है। यानी अजय के साथ इनका तलाक हो जाता है और जोशी जी के साथ इनका दोबारा विवाह हो जाता है। 84 85वां क्वेश्चन है, देखिए सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी नामक कहानी संग्रह किसकी है? देखिए दोस्तों, अगर आपने व्याख्या में ध्यान दिया होगा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र सतह से उड़ता आदमी बताया था आपको, किसका रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। कहानी उपन्यासकार मुक्तिबोध जी का नहीं है। कौन सा? गजानन माधव मुक्तिबोध का नहीं है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। और एक बार फिर से मेरी बात को यहां पर रिपीट कीजिए। मैंने दोस्तों आपको एक चीज कहा था, हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार है, व्यंग्यकार है। भोला राम का जीव आपको एक ऐसा लग रहा होगा कि एक व्यंग होगा, तो व्यंग होगा, इसका मतलब ये किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई जी की है। और यहां पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध है ना, इनके यहां पर 6 कहानियां हैं। 6 कहानियां कौन कौन सी है? काठ का सपना, पक्षी और दीमक, विपात्र, इसे स्पेशल ध्यान रखिएगा, विपात्र वाले को, ये इंपॉर्टेंट है, क्लाउड इथरली, सौंदर्य के उपासक, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। तो ये दोस्तों इनकी कहानियां हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 486, और ये काफी टफ लेवल का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में ये किस साहित्यकार की है? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। अब समझ चुके होंगे कि यह जो कविता है, इस कविता का नाम ही है सहर्ष स्वीकारा। और सहर्ष स्वीकारा जो कविता है ये किसकी है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 486, जिंदगी में जो कुछ भी है वो सहज स्वीकारा है, इसलिए जो भी कुछ मेरा है मैं वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार बेभाव शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 486 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी गजानन माधव मुक्तिबोध का है, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हामिद अमीना प्रेमचंद के किस उपन्यास या कहानी के मुख्य पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 487,
तो देखिए दोस्तों, यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईदगाह के यह मुख्य मुख्य पात्र हैं। पंडित आलोपदीन और बंसीधर किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? पंडित आलोपदीन। तो देखिए, दो बेलों की कथा, पूष की रात, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ये सभी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, और यहां पर नमक का दरोगा दोस्तों इसका सही आंसर आएगा। आलोपदीन और वंशीधर इसकी यहां पर मुख्य पात्र हैं। देखिए दोस्तों, प्रेमचंद जी के बारे में आपको थोड़ा बताया था ना, अब थोड़ा और देखिए, यहां पर सुनिए। प्रेमचंद की कहानियों की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर देखिए कि इनके कुल 9 कहानी संग्रह है। एक है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर। मानसरोवर स्पेशल ध्यान रखिए, मानसरोवर ये इसके 8 भाग है। सप्त सरोज, मानसरोवर ध्यान रखिएगा, और बाकी प्रेम 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 नाम से आप याद कीजिएगा। प्रेम पूर्णिमा, प्रेमचंद, प्रेम द्वादशी, है ना, प्रेम प्रतिमा, तो आपको प्रेम प्रेम से भी प्रेम हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें कि पंच परमेश्वर कहानी, तो आपने कई बार सुनी होगी बचपन में, जहां पर वो क्या करते हैं, एक शेर होता है उसे जोड़ देते हैं, 4 यहाँ पे साथी होते हैं और वे शेर को जोड़ देते हैं। एक समझदार रहता है, वह पेड़ पर चढ़ जाता है और बाकी सभी मर जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, बचपन में पढ़ी थी। दो बेलों की कथा, हीरा मोती। देखिए, दो बेलों की कथा इनकी रचना है। हीरा और मोती व झूरी इसके मुख्य पात्र हैं। ईदगाह भी दोस्तों इनकी रचना है। हामिद व अमीना इसके मुख्य पात्र हैं। पूस की रात, कफन ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, विध्वंस, दूध के दाम, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नमक का दरोगा की हम बात करते हैं, तो नमक का दरोगा से ध्यान रखिएगा कि कहानी का जो यहां पर था, यहां पर कहानी का जो ये था ना, नमक का दरोगा, ये भ्रष्टाचार से संबंधित थी और पंडित आलोपदीन और वंशीधर इसके मुख्य पात्र थे। 1914 में इसका प्रकाशन किया जाता है और सोजे वतन इनका एक कहानी संग्रह है, तो वो यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 489, कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, छीलते हुए अपनों को नहीं है। वैष्णव की फिसन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी इनकी रचना है। अब सुनिए हरिशंकर परसाई जी की। 1922 में इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था 1982 में। सुनिएगा, अभी मैं आपको याद भी करा दूंगा, इस लाइन को सुनिए, प्रश्न आपको दूंगा, फिर आपको याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए। 1982 में विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। विशेषता इनकी व्यंग्य रचनाकार की थी। प्रमुख व्यंग्य रचना कौन कौन सी है? सुदामा का चावल, वैष्णव का फिसलन, तिरछी रेखाएं, और यहां पर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे, विकलांग श्रद्धा का दौर और पवित्रता का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर, तिरछी रेखाएं, सुदामा का चावल, वैष्णव के फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये इनकी व्यंग्य रचना है। और 1982 में विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए इन्हें क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहां पर इन्हें क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर अगला देखिए, यह पंक्तियां हैं किस साहित्यकार की नहीं है, यह आपको देखना है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर को साथ देती एक आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। अब थोड़ा सा जिन्होंने दोस्तों, अगर किसी को यह मालूम होगा, संगतकार, संगतकार, संगीत रचना किसकी है? संगतकार से संबंधित है ना, आवाज, मुख्य गायक, संगतकार, तो समझ जाएगा कि संगतकार की यह कविता है। और संगतकार जो रचना है, यह मंगलेश जरराज जी की है। तो ऑप्शन डी यहां पे सही है। राहुल संकटैन जी का मूल नाम क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको व्याख्या में डिस्कस करवाया था। केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर जीवनी किसने लिखी है? तो यह लिखी है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृत्यायन जी ने लिखी है। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर जीवनी लिखी है राहुल संकृत्यायन जी ने। किस रचना के लिए हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था? प्रश्न दोस्तों याद आ गया होगा, है ना। अभी आपको बोला था इसे याद कीजिए, डेट सहित याद कीजिए। कुछ याद आ रहा? जी हाँ, डेट याद आ रही है सर, 1982 आपने कहा था। और यह तो रचना थी ऑप्शन नंबर सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। याद कीजिए दोस्तों, वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। वसुधा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। 1922 में इनका जन्म होता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। व्यंग्य रचनाकार ये होते हैं। कौन सी रचना राहुल संकृत्यायन जी की नहीं है? और एक प्रश्न मैंने आपको यहां पर सबसे पहले दिया था कि राहुल संकृत्यायन जी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद है कुछ दोस्तों कि भूल गए? तो राहुल संकृत्यायन जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, तिब्बत का इतिहास इनका नहीं है। लहासा की ओर इनकी एक रचना है, लहासा की ओर, लहासा की ओर।
लहासा की ओर इनकी रचना है। कनेला जैसे आपको बताया था इनके गांव का नाम था, पैतृक गांव का नाम। हिमालय परिचय हमारे उत्तराखंड में कई बार एग्जाम में आ चुका है, हिमालय परिचय नाम से। और शतमी के बच्चे, जय योधे नामक रचना किसका उपन्यास है? जय योधे। तो दोस्तों यह भी राहुल संकटयान जी का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देखिएगा यहाँ पर 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, जय योधे और दिवोदास, ये राहुल संकटयान जी के 4 उपन्यास है। जय योधे, दिवोदास, भागो नहीं दुनिया को बदलो और 22वीं सदी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर थोड़ा सत्य सिंधु और जीने की इच्छा, जीने के लिए यह भी थोड़ा इन्हीं का है। आकाशदीप, छाया व इंद्रजाल, देखिए ये 3 कहानी है, आकाशदीप, छाया और इंद्रजाल, ये किसकी कहानियां हैं? तो देखिए दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ऑप्शन ए सही है। राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला बचपन में किसका नाम था? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी का यह बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 98-99, निराला जी की प्रथम रचना कौन सी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रथम रचना थी वो कौन सी थी? तो यह रचना थी ऑप्शन नंबर सी, जूही की कली। और यह भी आपको आंसर मिल चुका होगा कि 1955 से लेकर 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे थे और इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या किया गया था? आकाशवाणी किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी यहाँ पर थे, है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, साहित्य का देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, निबंध के रचनाकार कौन है? पहले प्रश्न में आपको साहित्य का देवता पूछा था, अब यहां पर 2 लाइन और जोड़ दी है, अमीर इरादे, गरीब इरादे। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक भारतीय आत्मा इन्हें कहते हैं, रिवाइज कीजिए। और कृष्णा अर्जुन इनका नाटक है, शिशुपाल वध इनका एक गद्य रचना है। और याद कीजिए दोस्तों, हिमकिरीटिनी 1943 में देव पुरस्कार, हिम तरंगिणी 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुष्प की अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कविता है, वेणु लो गूंजे धरा, केदी और कोयल, दीप और जले, और एक भारतीय आत्मा के रूप में इन्हें जाना जाता है, पंडित जी इन्हें हम कहते हैं। तो यह थे दोस्तों हमारे यहाँ पर 500 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो साहित्यकार के हमने टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं और अब अगले कोशिश रहेगी कि आपको 100 नंबर का हिंदी का आपको टेस्ट दें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इतना ही रहेगा। कोशिश की है आपको बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं, तो इसलिए दोस्तों क्लास में थोड़ा कभी लेट हो जाता है, कभी नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम आपको जो डाटा प्रोवाइड कराएं काफी अच्छा रहे, अच्छे लेवल का रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए इतना ही है। और जैसे कि दोस्तों हमने आपको कहा था कि हमारा पीडीएफ का दोस्त देखिए चार्ज हमारा 99 होता है, वो अलग चीज है। हमारा जो हमसे रेगुलर जुड़े हैं उन्हें इसका लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें फ्री मिल जाएगी। आपको क्या करना है, कल सुबह जाना है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।